हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा चल रहा था हमारा 12th क्लास और चैप्टर आपका 5वां था। पढ़ क्या रहे थे बेटा, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपका आनुवांशिक विकार। उसमें बताया गया था कि जो जीन में अचानक से होने वाले परिवर्तन होते हैं ना, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विकार जाते हैं उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। इसके दो प्रकार बताए गए थे। एक प्रकार था आपका जीन विकार जिसे मेंडेलियन विकार कहते हैं, एक आपका गुणसूत्री विकार होता है। तो जो जीन में अचानक से म्यूटेशन होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसे जीन विकार या मेंडेलियन विकार कहते हैं। उसके अंतर्गत हमने हीमोफीलिया पढ़ लिया था और वर्णांधता कवर कर लिया था। आज पढ़ने वाले हैं बेटा दात्र कोशिका अरक्तता, स्केल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं ना बेटा। इसमें होता क्या है तो आज जानेंगे, क्रम से समझेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है जैसे वर्णांधता हीमोफीलिया है, वैसे ये टॉपिक भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं ये है क्या और कहाँ पर शुरू होता है, कैसे होता है ना, सब समझेंगे क्रम से। तो ये मनुष्य में होने वाला एक अप्रभावी जीन से उत्पन्न होता है। तो यानी कि जो मनुष्य में क्या है बेटा, आपके गुणसूत्र हैं, उस गुणसूत्रों में क्या है एक अप्रभावी जीन की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो जीन पाया जाता है वो कैसा होता है, अप्रभावी जीन होता है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, ये जीन का मामला क्लियर हो गया कि किस जीन की वजह से होता है। तो मनुष्य में होने वाला यह जो रोग है बेटा अप्रभावी जीन की वजह से उत्पन्न होता है। कौन से जीन की वजह से बेटा, अप्रभावी जीन की वजह से उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप बात करते हैं ये रोग है क्या। तो नोट में देखो एक चीज़ मैंने लिख दी बेटा, इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर। ठीक है, इसको छोड़ो, सबसे पहले ये समझे कि है क्या। अब आपको बताते हैं कि जो ये आपका दात्र कोशिका अरक्तता होती है, इसमें बेटा आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है वो कुछ बदल जाती है, वो नुकीली सी हो जाती है। अमूमन अगर आपकी बात की जाए हीमोग्लोबिन की संरचना, एक मिनट आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरफ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे करके हीमोग्लोबिन की संरचना है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की संरचना है। ठीक, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है उसमें संरचना में परिवर्तन आता है और वो संरचना कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। कैसे हो जाती है, हंसिया आकार, इसे दराती अरक्तता भी कहते हैं, या इसे दराती अरक्तता सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आकार में कैसी नुकीली हो जाती है। जबकि ये देखो आपकी, ये भी आपकी देखो कैसी है, हीमोग्लोबिन आरबीसी कैसी है और ये देखो कैसी है। तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन आते हैं, इसकी संरचना में परिवर्तन आने की वजह से नुकीली हो जाती है। जब ये नुकीली हो जाती है तो जो हमारे रक्तवाहिनियों में बहता है, उस रक्तवाहिनी में बेटा ये बह नहीं पाती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन नहीं ले जा पाती, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर सीधी सी बात की जाए तो जो दात कोशिका अरक्तता है ये है क्या, तो दात अरक्तता कोशिका में बेटा एक अप्रभावी जीन की वजह से जो आरबीसी की जो संरचना होती है उसकी संरचना बेटा क्या हो जाती है, बदल जाती है। पूरी की पूरी संरचना क्या होती है, बदल जाती है। और संरचना बदलने की वजह से बेटा क्या है, आपका जो हीमोग्लोबिन संरचना है उसकी संरचना में क्या होता है बेटा, परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आने की वजह से वो ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करता है वो कौन लेकर के जाता है, तो कहोगे सर हीमोग्लोबिन लेके जाता है। ठीक, तो जब उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है तो वो आपकी जिसमें रक्त वाहिनियाँ, जिसमें रक्त बहता है उसमें सही से बह नहीं पाती है, वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन का संवहन हमारे शरीर में पूरी तरह से या शुद्ध तरीके से नहीं होता, जिससे कभी कभी अगर हाई जो है फ्लो बंद हो जाता है, या कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में अगर ये नस में फंस जाती हैं तो वहाँ व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इसे बेटा दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। अब बात करते हैं इस रोग में होता क्या है। तो बेटा अगर अब बात करें इस रोग में क्या होता है तो समझो, इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, ठीक अभी नीचे समझाएंगे, सब मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, सिर्फ समझो। इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर उपस्थित ग्लूटामिक, क्या बेटा, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक, जो अचानक से जीन में होने वाले परिवर्तन की वजह से, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर एक नया जो है एमिनो एसिड आ जाता है जिसे वायलिन कहते हैं। तो समझना मेरी बात को। ठीक,
है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक क्या बेटा श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बीटा श्रृंखला। उस बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर एक एमिनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम बेटा क्या है, ग्लूटामिक नाम है। क्या नाम है, ग्लूटामिक। ठीक है, अब अचानक से अप्रभावित जीन में होने वाले परिवर्तन की वजह से जो छठे स्थान पर ग्लूटामिक है इसके स्थान पर एक नया एमिनो अम्ल आ जाता है जिसका नाम है वैलिन। क्या नाम है, वैलिन। वैलिन की आने की वजह से जो बेटा इसकी हीमोग्लोबिन की संरचना में क्या आते हैं बेटा, परिवर्तन आते हैं। अब बात करते हैं नीचे वाले नोट पर क्या लिखा हुआ है कि बीटा श्रृंखला में प्रथम स्थान पर उपस्थित वैलिन। ठीक, जो बीटा श्रृंखला है हीमोग्लोबिन में उसमें एक कि जो प्रथम स्थान पर है वो वैलिन है, उपस्थित वैलिन। छठे स्थान पर वैलिन के साथ परस्पर, मतलब पहले स्थान पर तो वैलिन था ही, उसके बाद जो है छठे स्थान पर ग्लूटामिक था जिसमें क्या हुआ बेटा, जीन परिवर्तन होने की वजह से छठे स्थान पर भी एक वैलिन आ गया। अब पहले स्थान वाला वैलिन और छठे स्थान वाला वैलिन आपस में क्या कर रहे हैं, परस्पर संयोग कर रहे हैं। अब संयोग करने की वजह से क्या हो रहा है कि पहले स्थान पर ये था, छठे पर ये था, ये दोनों आपस में खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के परस्पर पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में जो है आपकी आरबीसी की संरचना कैसी होती जा रही है, हंसियाकार होती जा रही है, जिसकी वजह से वो रक्त वाहिनियों में सही से रक्त प्रवाहित नहीं कर पा रहा है, या कह सकते हैं सही तरीके से ऑक्सीजन लेकर के नहीं जा पा रहा है। ठीक, तो नीचे की संरचना पर हम बात करते हैं कि जो है परस्पर जुड़कर हीमोग्लोबिन की संरचना को बेटा बदल देते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की संरचना हंसिया के आकार की हो जाती है। इसे दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। आप समझेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि होती क्या है, कैसे होती, बिल्कुल आसान भाषा में। ये मैंने क्या लिया है, एक हीमोग्लोबिन की संरचना ली है। क्या लिया, एक अणु हीमोग्लोबिन का है। ठीक, एक अणु हीमोग्लोबिन में बेटा 4 आपके आयरन होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 4 आयरन होते हैं। देखो यहाँ पर Fe 4 होते हैं ना, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं। ठीक, आयरन की अगर वैलेंसी की बात की जाए तो कितनी होती है, डबल+, मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं, किसमें, हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार की। तो एक बेटा रही है अल्फा, ठीक है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब अमीनो अम्ल जब बहुत सारे मिलते हैं तो बेटा एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिस श्रृंखला को हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखो दूसरी आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ठीक, इस पर भी अमीनो अम्ल मिल रहे होंगे, जो मैंने ऐसे लाइनिंग बना दी, इस पर क्या मिल रहे हैं, अमीनो अम्ल मिल रहे हैं, इस पर भी क्या अमीनो अम्ल मिल रहे हैं। ठीक, हाँ, एक जो है अल्फ़ा ये, एक अल्फ़ा ये बेटा, और एक ये अल्फ़ा, एक ये बीटा, एक ये बीटा, ये एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगा बेटा, एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगा। ठीक, O2। ठीक, एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का संवहन करता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का संवहन करता है आपके शरीर में। मतलब संवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 4 लेकर के जाता है, क्योंकि एक जो है पॉलीपेप्टाइड अल्फा श्रृंखला, एक जो है दूसरा बेटा पॉलीपेप्टाइड अल्फा श्रृंखला, और तीसरा बेटा पॉलीपेप्टाइड बीटा श्रृंखला, और चौथा बेटा पॉलीपेप्टाइड बीटा श्रृंखला, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, बीटा श्रृंखला ही है। ठीक, ये भी बीटा श्रृंखला ही है। ठीक, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 2 जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, और 2 आपकी बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, मैंने कहा जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि है क्या। तो बेटा इस पर भी अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं, इस पर भी अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं, इस पर भी अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं। तो जो आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये वाली है, ठीक, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है तो इस पर पहले पर वैलिन पाया जा रहा है, मैंने लिख दिया, दूसरे पर हिस्टोडीन, तीसरे पर ल्यूथिन, और चौथे पर थ्रोलिन, प्रोलिन, और ग्लूटामिक छठे पर भी है, और ग्लूटामिक 7वें पर भी है। अब क्या होता है कि जो जीन बेटा जिम्मेदार है, जो जीन आपका अप्रभावित जीन है, वो जिम्मेदार है इस क्रम के लिए। जो क्रम बना हुआ है किसका, अमीनो अम्ल का, ये जो क्रम बना हुआ है, इस क्रम को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो आपका अप्रभावित जीन जिम्मेदार है, उसमें बेटा क्या हो रहा, अचानक से म्यूटेशन हो रहा। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई किसी जीन में अचानक से परिवर्तन होता है, ठीक, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन में एक चीज़ होती है कि जो छठे स्थान पर आपका ग्लूटामिक है, ये देखो मैंने लिख दिया नंबर और लिख दिया
दिया ग्लूटामिक। जो छठे स्थान पर आपका ग्लूटामिक है, इसकी जगह पर क्या होता है बेटा, एक नया जो है अमीनो अम्ल आ जाता है, जिसे कहते हैं बेटा वैलिन। ठीक है, वैलिन यहाँ पर भी है, 1 नंबर पर भी वैलिन है, और यहाँ पर जीन में परिवर्तन होने की वजह से छठे नंबर वाले ग्लूटामिक के स्थान पर भी क्या आ जाता है, एक वैलिन आ जाता है। अब जब एक वैलिन यहाँ पर आ जाता है तो क्या होता है कि जो पहला वाला वैलिन है वो छठा वाला वैलिन है, इन दोनों में आपस में क्या होता है बेटा, परस्पर संयोग करने की वजह से खिंचाव करते हैं, दोनों अपनी तरफ को खिंचाव करते हैं। जब खिंचाव करते हैं तो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी की संरचना कुछ मुड़ने लगती है। जब मुड़ जाती है तो उसकी संरचना कैसे बेटा, हंसिया आकार हो जाती है ना, जैसे दराती होती है ना, वो इसे दराती रोग के नाम से भी जाना जाता है, दराती आकार में हो जाती है। ठीक है, अगर दराती आकार में हो जाती है तो सीधी सी बात आप समझो मेरी कि जो है ये रही आपकी जो है जिसमें रक्त बह रहा, रक्तवाहिनी। ठीक, अगर एक सामान्य हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो वो कुछ ऐसी होती है सामान्य हीमोग्लोबिन। ठीक है, सामान्य हीमोग्लोबिन आपकी ऐसी होती है। ठीक, वो इससे भी निकल जाएगी, इससे भी निकल जाएगी, लेकिन अगर क्या हो रहा है उसमें दराती मतलब स्केल सेल एनीमिया पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो है आपकी हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है वो कैसी हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है, मतलब वो कुछ नुकीली हो जाती है। नुकीली होने की वजह से ये एक जगह पर जाकर अटक जाती है। जब एक जगह पर जाकर अटक जाएगी तो आप ही बताओ कि जो है हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रक्त में ऑक्सीजन संवहन करना। ये ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जा रही है। अब जब ये अटक जाएगी ना, इस तरफ जाएगी ना उस तरफ जाएगी, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि आपके अंदर ऑक्सीजन परिवहन प्रभावित होगा, जिससे आपकी जो है मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ठीक है, आपका शारीरिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें व्यक्ति की जो है क्या डेथ भी हो सकती है। उसे कहते हैं बेटा हाई जो ज़्यादा रक्त अरक्तता कहते हैं उसको, ज़्यादा रक्त अरक्तता कहते हैं, या कह सकते हैं दीर्घ रक्त अरक्तता। ठीक, तो इनसे बचना होता है। ठीक है, अब इस सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसको टाइम पर जो है सुधार कर लिया गया तो बेहतर है, वरना ये लास्ट में बेटा बहुत घातक बीमारी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको समझा दिया कि यह मनुष्य में अप्रभावित जीन की वजह से होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जो आपका छठे नंबर का ग्लूटामिक है ये किसमें बदल जाता है बेटा, इसके स्थान पर एक नया आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, वैलिन। और पहले स्थान पर भी वैलिन होता है, लेकिन होता किसमें, सिर्फ ये बीटा श्रृंखला में होता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, आप अल्फा में मत कर दीजिएगा, और इस वाली में बीटा में होता है। ठीक है, तो बीटा श्रृंखला में उपस्थित जो पहले स्थान पर वैलिन होता है वो छठे स्थान के वैलिन के साथ में क्या करता है, परस्पर खिंचाव करता है आपस में संयोग करने के लिए, जिससे आरबीसी की संरचना बदल जाती है जो रक्तवाहिनियों में जाकर अटक जाती है, जिससे ऑक्सीजन का संवहन प्रभावित होता है। ठीक, इसे बेटा दत्त कोशिका अरक्तता या स्केल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद बेटा एक और जो है आपकी डिजीज़ आती है जिसको कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। क्या कहते हैं बेटा, एल्केप्टोनूरिया। अब इसमें से बात सिर्फ छोटी सी समझना है कि ये क्या है बेटा, एक अप्रभावी अलिंगी रोग है, मतलब जो लिंगी गुणसूत्र हैं उन पर उत्पन्न होने वाला रोग ये नहीं है। कैसा बेटा, आपका जो है आपके जो कायिक जो है गुणसूत्र हैं जिससे बेटा आपके शरीर की संरचना होती है, उनमें से बेटा ये उत्पन्न होने वाला एक रोग है। उनमें से जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्र की वजह से उत्पन्न होने वाला जो बेटा ये क्या है, रोग है। कह सकते हैं ऐसे गुणसूत्र जिससे बेटा आपके शरीर की संरचना निर्मित हुई है। ठीक, उन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में होने वाले अचानक से परिवर्तन की वजह से बेटा क्या हुआ है, ये बीमारी बनी हुई है, इसको एल्केप्टोनूरिया कहते हैं। इसलिए इसे बेटा अलिंगी रोग भी कहते हैं, क्योंकि लिंग गुणसूत्रों से इसका कोई लेना देना है नहीं। अब बात करते हैं होता क्या है इसमें, तो इसमें ज़्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है कि एल्केप्टोनूरिया है क्या। तो बेटा हमारे भोजन में ली गई प्रोटीन, ठीक, हमारे भोजन में ली गई प्रोटीन में अगर बात की जाए कि हम अधिकतर ये बीमारी जो होती है उसमें पादप प्रोटीन की अगर बात की, जैसे हम हरी सब्जियाँ ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम पालक खाते हैं, ठीक है, कोई हरी पत्ती वाली सब्जी खाते हैं जिसमें बेटा क्या होती है, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे पालक हो गया, हरी पत्ती द्वारा ली गई प्रोटीन या हमारे पाचन में शामिल की गई जो है हरी पत्तियाँ, ठीक है, तो उनका जो पाचन होता है बेटा, तो जो उनका पाचन होता है, पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही तो पाचन है। उसके बाद क्या होता है, जब इसका पाचन होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, फिनाइल एलानिन बनता है। क्या बनता है, फिनाइल एलानिन बनता है। ठीक, मैंने लिख दिया फिनाइल एलानिन बनता है। ठीक, अब इस बने हुए फिनाइल एलानिन का बेटा क्या होता है
जो है परिवर्तन होता है, इसको बेटा तोड़ा जाता है, ठीक है, चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ये चेंज बेटा टायरोसिन में होता है, समझना मेरी बात, किसमें? टायरोसिन में चेंज होता है। और टायरोसिन का काम क्या होता है बेटा? टायरोसिन जो 3 चीज़ों को निर्मित करता है। एक आपका डोपामाइन हो गया, दूसरा आपका मेलानिन हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका जो है बॉडी प्रोटीन्स हो गए, जो आपके शरीर के प्रोटीन्स हैं, ठीक। ये 3 चीज़ों को क्या करता है? बनाता है। आप सोचो कि जो मेलानिन है आपका, आपके जो मेलानिन है ये आपके शरीर की त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है, जो है हमारी स्किन है, ठीक। इसका जो रंग है, इस रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बेटा मेलानिन जिम्मेदार है, ठीक है। अब सोचो अगर मेलानिन कब बन रहा है? जब ये टायरोसिन बन रहा है। टायरोसिन कब बन रहा है? जब आपका फिनाइल एलानिन किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है। कौन बदल रहा है? तो बात से बेटा इतनी है कि जो आपका फिनाइल एलानिन है, ठीक है, इसको बेटा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ध्यान से, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है, ठीक। अगर ये आपका ये नहीं होता, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं होता, तो जो आपका फिनाइल एलानिन बना है, पाचन के द्वारा बना हुआ है, ये आपका टायरोसिन में नहीं बदलेगा। अगर ये आपका टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो आपका मेलानिन नहीं बनेगा। अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो आपकी जो त्वचा का रंग है वो रंग नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि जब हम भोजन में प्रोटीन्स लेते हैं, कौन सी अधिकतर बेटा? प्लांट प्रोटीन्स की बात करें, जैसे जो हरी पत्तियां हरी सब्जियों से मिलती हैं, उनका जब हम पाचन करते हैं तो फिनाइल एलानिन बनता है। जो फिनाइल एलानिन बाद में क्या बनाता है? टायरोसिन बनाता है। और टायरोसिन जो बनाता है वही टायरोसिन क्या करता है? बाद में मेलानिन निर्मित करता है। उसी मेलानिन से हमारे शरीर की त्वचा का रंग बनता है। लेकिन जो आपका फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन में तब बदलता है जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इसको बदलता है। तो अगर सीधी सी बात की जाए, आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम अगर ना हो तो आपका जो है फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में नहीं बदलेगा। अगर टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो आपकी त्वचा का रंग नहीं होगा, या आपकी त्वचा का रंग जो है खराब हो सकता है, ठीक है। तो जो ये रोग है जिस जीन में पाया जाता है वो कैसा जीन है? अप्रभावी जीन है। जो ये रोग है, जो एक गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है, वो जीन कैसा है? अप्रभावी है। उस अप्रभावी जीन में अचानक से होने वाले परिवर्तन की वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम काम करना छोड़ देता है। तब आपका फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन नहीं बनाता है। टायरोसिन नहीं बनाता तो आपका जो है टायरोसिन मेलानिन नहीं बनाता। अगर मेलानिन नहीं बनाता तो आपकी त्वचा का रंग नहीं होता है बेटा। यही क्या है? एल्केप्टोनूरिया है। तो बेटा आपका इसमें इस एल्केप्टोनूरिया में जो आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम प्रभावित होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसमें परिवर्तन आता है बेटा? जीन में परिवर्तन होने की वजह से आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम प्रभावित होता है, जो फिनाइल एलानिन को बेटा टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, ठीक है। तो ये बेटा आज की क्लास थी। आज मैंने 2 जो है डिजीज़ पढ़ लिए हैं, जेनेटिक डिजीज़, यानी कि एक मैंने अभी इससे पहले पढ़ा है और एक एल्केप्टोनूरिया पढ़ा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको दोनों चीज़ें समझ में होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बाकी की क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।